नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी अनिका डाइनिंग टेबल पर आने के बाद अब सेम वही बातें कह देती है कि आपको भी वो गलती नहीं करनी चाहिए थी ना दादी माँ। अब ये बात सुनते ही सुहासिनी मारवा के हाथ से वो सपुन नीचे गिर जाती है और इधर यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी सी तीखी सी बहस भी हो जाती है। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर रोहित धनंजय पीरामल को उनके चौपर की तरफ छोड़ने के लिए लेकर चला जाता है। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर महेंद्र पीरामल ने भी अपना बैग रेडी किया हुआ था। वो जैसे ही गुलेरिया हाउस से निकलने ही वाला था कि तभी कविनालिशा और रानी साहिबा ने बड़ी रानी ने उन्हें देख लिया। तो इसलिए बड़ी रानी उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो महेंद्र अब उन्हें कहता है कि वो राजमहल जा रहा है। इस बात पर अब आलिशा कहती है वहाँ पर सब ठीक तो है ना मामा जी जो आप इस तरह से जा रहे हैं। आलिशा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं हाँ आलिशा वहाँ पर सब ठीक है, तुम चिंता मत करो और आगे भी सब ठीक ही रहे और इसीलिए ही तो हम जा रहे हैं। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है अगर ऐसा है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। यहाँ बड़ी रानी का साथ देते हुए अब कविनालिशा भी कहती है अगर यही बात है और बड़ी रानी भी जा रही हैं तो फिर हम भी आपके साथ चलते हैं। यहाँ पर कविनालिशा की ये बात सुनते हैं महेंद्र पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं कि अगर आलिशा वहाँ गई तो पता नहीं आलिशा को देखकर वहाँ की प्रजा का क्या ही रिएक्शन होगा। वहाँ पे हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ पर उन लोगों के बीच में आलिशा बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वहाँ पर इनका जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए इन्हें कैसे मना करूँ। यहाँ महेंद्र पीरामल यही सब सोच रहे थे। उन्हें इस तरह से कुछ सोचता हुआ देखकर अब बड़ी रानी कहती है क्या हुआ है महेंद्र, कहाँ खो गए हो तुम, बताओ ना हम भी चलें। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना कि अभी सिर्फ दो दिन की ही तो बात है। वैसे भी 2 दिन बाद तो आप दोनों आ ही जाएंगी ना, अभी हमें जाने दीजिए, हमें वहाँ पर कुछ काम है, वैसे हम सब संभाल लेंगे और वहाँ पर सब कुछ ठीक है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या इससे पहले कि बड़ी रानी उसे कुछ और भी कहती कि तभी अब सबके कानों में यहाँ पर करण गुलेरिया की आवाज़ आती है और जो कि कहता है उन्हें जाने दीजिए, उनका जाना बहुत ही ज़रूरी है। करण की यह बात सुनते ही बड़ी रानी कहती है अगर ऐसी बात है तो हम भी अपने भाइयों के साथ जाएंगे क्योंकि हमें भी बहुत समय हो गया है पेरिस से यहाँ आए हुए, तो हम भी एक बार जाकर देखते हैं और जब ये दोनों आपकी शादी में आएंगे ना तो हम भी उनके साथ ही वापस यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आपकी शादी के लिए आ जाएंगे। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा भी हाँ में अब कहती है रानी माँ ये आप क्या कह रही हैं, आप सच में। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है देखिए बेटा आप यहाँ रुक जाइए, अनिका अकेले क्या क्या करेगी, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि आप अभी यहीं रुकिए, उससे अनिका को भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। वैसे भी यहाँ पर शादियों की तैयारियाँ जो हो रही हैं और देखिए क्योंकि आपके दोनों मामा जा रहे हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ और 2 दिन के बाद मैं फिर से वापस आ जाऊँगी। आप अगर यहाँ गुलेरिया हाउस की जिम्मेदारी से संभालेंगी तो वहाँ अनिका बेफिक्र होकर मल्होत्रा हाउस की जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं, क्योंकि ये तो आपको भी पता है ना कि अनिका भी मल्होत्रा हाउस में हेल्प कर रही हैं, तो एक बेटी को तो यहाँ पर गुलेरिया हाउस में भी तो रहना जरूरी है ना, इसलिए आपका भी यहाँ पर रहना जरूरी है। अब यहाँ बड़ी रानी की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है वो सब तो ठीक है बड़ी रानी, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन हमें आपको इस तरह से अकेले जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह से मुझे यहाँ पर छोड़ कर जाएं। कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम अपने भाइयों के साथ जा रहे हैं और हाँ आपकी सेफ्टी के लिए कैलाश अधिकारी को हम यहीं पर ही छोड़ कर जा रहे हैं। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब कविनालिशा को एक हक करती है और साथ के साथ अब वो कहती है लतिका को हमारा प्यार देना। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब वहाँ गुलेरिया हाउस में मौजूद सभी सदस्यों को बाय बोलकर गुलेरिया हाउस से
से धनंजय पीरामल की बताई हुई लोकेशन की तरफ महेंद्र पीरामल के साथ जाने लगती है। और यहाँ करण गुलेरिया, जो कि अभी यहाँ पर जोन बना हुआ था, वो भी अपने मन में ही सोचता है, उम्मीद है कि फ्रांस की प्रॉब्लम जल्द ही जल्द सॉल्व हो जाए। यहाँ जॉन अभी करण गुलेरिया के रूम में चला जाता है ताकि उसके ऊपर किसी को भी शक ना हो कि वो करण है। तो इधर वहीं यहाँ पर अब कविनाली साहब अपने मन में ही सोचते हैं, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई होप फ्रांस में सब कुछ ठीक हो। फ्रांस में सब कुछ ठीक तो होगा ना, लेकिन अगर फ्रांस में कोई गड़बड़ होती भी है तो किंग हमें जरूर बताते। पता नहीं क्यों अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है तो सच में क्या वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। और वैसे भी हम जब से इंजर्ड हुए हैं तब से तो किंग ही वहाँ पर सब कुछ संभाल रहे हैं। यहाँ अलीशा भी अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में अब एक आवाज़ आती है कि रानी माँ। अब ये आवाज़ सुनते ही अब कविना अलीशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो कहती है, लतिका आप कहाँ थी बेटा। ये सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती है, रानी माँ हम तो वो पैकिंग कर रहे थे ना, क्योंकि वो हमें आज ताजमहल देखने जाना है ना, तो बस हम उसी के लिए अपने कमरे में पैकिंग कर रहे थे। लतिका की इस बात पर अब कविना अलीशा कहती है, अच्छा अब आओ ब्रेकफास्ट कर लो और हाँ अपने साथ सभी को लेकर आ जाओ, सारे के सारे बच्चे भी खाना खा लेंगे। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, रानी माँ वो सब तो आ जाएंगे, वैसे रानी माँ नाना जी कहाँ पर हैं, मुझे मेरे नाना जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लतिका की ये बात सुनते ही अब कविना अलीशा अब श्रेया की तरफ देखती है और कहती है, कहाँ है वो, उनके दोस्त चले गए हैं और वो यहाँ पर नहीं थे। वो एक बार अपने दोस्त को भी बाय बोलने के लिए नहीं आए, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है। कविना अलीशा की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, पता नहीं अलीशा, इतनी देर तक तो उन्हें सोने की आदत ही नहीं है, मुझे भी वो सुबह से दिखाई ही नहीं दिए हैं। ये सुनते ही कविना अलीशा अपना अब श्रेया से कहती है, ओके मैं देखती हूँ। और अब वो अपने फ़ोन को निकाल कर सीधा ही राजीव गुलेरिया को कॉल लगा देती है। कुछ ही देर के रिंग के बाद इधर अब फ़ोन अपने आप ही कट हो जाता है और उसके बाद अब उस फ़ोन के कटने के बाद उन्हें एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं अभी बिजी हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब कविना अलीशा अपने ही मन में सोचती हैं, आखिर ऐसा भी क्या बिजी हो गए हैं वो कि वो सब के यहाँ पर वो अभी आ भी नहीं पाए। अरे जबकि महेंद्र मामा जी जो कि उनके इतने अच्छे फ्रेंड थे वो पेरिस भी चले गए, वो उन्हें भी सी ऑफ करने के लिए नहीं आए। वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है कि सभी एक साथ ही बिजी हो गए हैं, कोई कहीं पर तो कोई कहीं पर। यहाँ अभी अपनी रानी माँ को ऐसे देखकर अब लतिका कहती है, क्या हुआ है रानी माँ, और वो बड़ी रानी कहाँ है, वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। लतिका की ये बात सुनते ही कविना अलीशा कहती है, आप पहले बेटा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, हम थोड़ी ही देर में आते हैं। ये कहते हुए ही कविना अलीशा अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो यहाँ लतिका अब कहती है, श्रेया मामी आप ही हमें बताइए ना कि बड़ी रानी कहाँ है, मुझे बड़ी रानी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। हम उन्हें उनके रूम में भी ढूंढने गए थे लेकिन वो हमें वहाँ पर भी नहीं मिली। तो क्या आप मेरी बड़ी रानी के बारे में कुछ जानती हैं। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, हाँ बेटा आप पहले एक बार ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मामी बस अभी आती है। अब यहाँ पर श्रेया भी लतिका को कुछ भी नहीं कहती और वो भी यहाँ पर ये कहते हुए ही श्रेया भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित मारवा और धनंजय पीरामल ये दोनों भी अभी अपनी लोकेशन पर आ चुके थे। इधर गाड़ी से उतरने के बाद अब धनंजय पीरामल रोहित से कहते हैं, रोहित एक बार तुम्हारी माँ ठीक तो है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ पापा उन्हें क्या हुआ है, सी इज परफेक्टली फाइन। वैसे आपको क्या लगता है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पता नहीं रोहित मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है, जब से वो मारवा हाउस में आई है काफ़ी दूर दूर रहती है मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे इतना दूर क्यों रह रही है।
इवन वो मुझसे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रही है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, हो सकता है पापा के दादी माँ के सामने वो आपका और अपना रिश्ता ओपन नहीं करना चाहती हो सकता है उन्हें अभी तक यहाँ के बारे में कुछ भी पता ना हो कि दादी माँ को आपका और उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है या नहीं। और वैसे भी आपने दादी माँ से कभी नहीं कहा है ना कि आप और माँ रिलेशनशिप में थे, तो शायद वो इसीलिए ही आपको उनके सामने इग्नोर कर रही हो। रोहित की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हो। आई होप कि सच में ऐसा ही हो। यहाँ धनंजय पीरामल और रोहित दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी गुलेरिया हाउस की एक गाड़ी वहां पर आ जाती है। उस गाड़ी के अंदर से अब यहाँ पर बड़ी रानी और महेंद्र पीरामल दोनों ही बाहर निकल कर आ जाते हैं। इधर बड़ी रानी को यहाँ पर देखकर जितना शौक रोहित को लगा था उतना ही बड़ा शौक यहाँ पर धनंजय पीरामल को भी लगा था, क्योंकि रोहित को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर जब धनंजय पापा और महेंद्र पीरामल ही राजमहल जा रहे थे तो बड़ी रानी को कैसे पता चला और वो कैसे इन लोगों के साथ जा रही है। तो सेम हाल यहाँ पर धनंजय पीरामल का भी था। जैसे ही वो दोनों अब इनके करीब आते हैं तो यहाँ पर अब रोहित कहता है, बड़ी रानी आप क्यों जा रही हैं? आपको तो अभी यहाँ पर रहना चाहिए ना, 2 दिन बाद तो यहाँ पर शादी है ना, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? रोहित की ये बात सुनते ही बड़ी रानी कहती है, हमें तो वहाँ जाना ही था ना। और रही बात कवीना आलिशा और प्रिंसेस लतिका की, तो हमें उनकी सेफ्टी के लिए कोई डर नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर हैं। हमें इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। आप यहाँ पर सब संभाल लेंगे, आई नो। इधर ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम्हें अभी यही रहना चाहिए रेवती। भाई इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, भाई आप सभी मिलकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या सच में आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? पता नहीं, मुझे संदेह तो हो रहा है। अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है फिर ऐसी कोई बात नहीं है, चलो रास्ते में मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यहाँ पर अब ये तीनों ही प्राइवेट जेट की तरफ जाने लगते हैं। इधर धनंजय की ये बात सुनकर तो अब रेवती का शक और भी पक्का हो गया था कि जरूर पेरिस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, जो जिससे धनंजय ने अब उसे ये बात कही है। ये सब सोचकर उसे चिंता भी होने लगी थी। और इधर अब उनके साथ मारवा हाउस के कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ जा रहे थे, जो कि किंग के भी फाइटर थे। इधर दूसरी तरफ फ्रांस में भी रोहित ने अपने आदमियों से कह दिया था कि वो इन्हें सेफली राजमहल तक ले जाएं, क्योंकि पेरिस की सिचुएशन के बारे में रोहित अच्छी तरह से जानता था। या जैसे ही वो सभी अभी अंदर जाते हैं तो यहाँ रोहित भी अपनी गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस ऑफ कंपनी के लिए निकल जाता है। एक तरफ जहां पर रोहित निकल गया था तो ये सभी भी फ्रांस के लिए निकल जाते हैं। इधर मारवा हाउस का सीक्रेट लैब में यहाँ अनिका प्रोफेसर वांगापटू को ही एग्जामिन कर रही थी, क्योंकि अनिका को बस जल्द से जल्द प्रोफेसर वांगापटू के ट्रीटमेंट को शुरू करना था। वो जब यहाँ पर उन्हें एग्जामिन कर रही थी तभी वहां पर अब वो एक बॉक्स खोलती है और उसके अंदर से अब कुछ पिन को निकाल कर अब अपने हाथ में ले लेती है। और उसके बाद अब वो उनके सिर की तरफ देखती है। अब उनके सिर की तरफ अब एक पॉइंट पर वो भी यहाँ पर एक पिन चुबा देती है, तो वहीं एक पिन अब वो उनके सिर के पीछे चुबा देती है। अनिका को पता था कि इस तरह के ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसे धीरे धीरे से ही प्रोफेसर वांगापटू के अंदर से अभी सर्जी की पर्सनैलिटी को ख़त्म करना होगा। इधर कुछ ही देर में प्रोफेसर वांगापटू अब इन सब की वजह से गहरी नींद में चले गए थे। अनिका को पता था कि अब आगे का ट्रीटमेंट उसे दूसरे दिन ही करना होगा, क्योंकि आज का ट्रीटमेंट वो अपनी तरफ से कर चुकी थी। और वैसे भी अभी उसे मल्होत्रा हाउस जाकर भी तो देखना है ना कि वहाँ पर सब अच्छे से हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो मारवा हाउस बस कुछ देर समय के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर अब उसे बहुत समय लग गया था। यहाँ अनिका उस पिन को निकाल देती है और कुछ अच्छी तरह से साफ करने के बाद अब वो उसे बॉक्स में रख देती है। और साथ ही साथ अब वो अपने मन में उसके यही डर था कि पता नहीं हर ट्रीटमेंट के बाद उस मेडिसिन का इनके दिमाग पर क्या असर होगा।
क्योंकि यहाँ वो नेचुरली अगर वो ये सब करती तो अनिका उसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इस मेडिसिन से जहाँ पर अब उन्हें वांगापटू को ये मेडिसिन दी गई थी तो इसके ऊपर अनिका के इस एक्यूपेंचर का कितना असर होगा उसको लेकर अनिका थोड़ी सी चिंतित थी। यही सब सोचते हुए ही अनिका वहाँ से निकल कर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है और साथ के साथ वो यही सोच रही थी कि मैं प्रीति से कह दूंगी कि वो यहाँ पर आ जाए इनकी केयर करने के लिए। वैसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि माँ कहाँ गई होगी, और वो भी पापा के साथ। यही सब कुछ सोचकर अनिका अब अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि अब तक उसे अपनी माँ और पापा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली थी। और साथ ही साथ अब वो प्रीति को भी एक मैसेज टाइप करती है और लिखती है कि अगर तुम फ्री हो तो प्लीज़ तुम मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में आ जाओ। और इसे लिखने के बाद अब वो इसे सेंड कर देती है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब अनिका मल्होत्रा हाउस की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसके फ़ोन पर अब बलबीर सर का फ़ोन आ रहा था। इतने समय के बाद बलबीर सर का अपने फ़ोन पर नंबर देखकर अब अनिका यही सोचती है कि आखिर वो उन्हें कॉल क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो अपना फ़ोन उठाकर इधर से हेलो कहती है तो सामने से अब उसे आवाज़ आती है, अगर तुम्हारे पास इस बुड्ढे के लिए वक्त हो तो कभी मेरी एकेडमी में भी आ जाओ अनिका। वैसे तुमने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है क्या? बलबीर सर की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं अभी नहीं किया है। वैसे आप मुझे वहाँ बुला रहे हैं, सब ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है क्या? इस बात पर अब बलबीर सर कहते हैं, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अनिका, तुम बस आ जाओ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। और अनिका की इस बात पर अब बलबीर सर कहते हैं, अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर आना, क्योंकि रिया से मिले हुए तो मुझे काफ़ी वक्त हो गया है। और वो कोतारियन वो तो लगता है कि मुझे भूल ही गया है कि वो कभी इस एकेडमी का शागिर्द है। मैंने उसे अपनी एकेडमी का शागिर्द बनाया है, क्या उसे ये बात याद भी है या नहीं? यहाँ पर बलबीर सर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप खुद ही उनसे क्यों नहीं बात कर लेते हैं? आप खुद ही उनसे बात करके पता कर लीजिए। इस बात पर अब बलबीर सर कहते हैं कि तू आज भी बिल्कुल सच में वैसी की वैसी ही है। अरे तू कभी बदलेगी भी या नहीं? अनिका तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनती हो, फिर चाहे मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी कह लूँ। अब बलबीर सर की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चों को आगरा के लिए निकलना है ना, बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर नहीं आ सकती हूँ, इसलिए ही मैं आपको ये सब कह रही हूँ। ये सुनते ही अब बलबीर सर कहते हैं, ठीक है बच्चों को रहने दो, लेकिन अनिका तुम तो आ जाओ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और अब अनिका फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद यही सोचती है कि पहले बलबीर सर से मिल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाऊंगी। एक बार मैं अपना बाहर का ये सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मल्होत्रा हाउस में तो सारी की सारी तैयारियां होती ही रहेंगी। ये सोचते हुए अनिका पार्किंग एरिया में खड़ी हुई एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती और अब वो अपनी गाड़ी को इधर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के लिए बढ़ा लेती है। एक तरफ जहां अनिका ब्रह्मपुत्र एकेडमी के लिए निकल चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में प्रिंसेस लतिका ने तो यहाँ पर रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। वो थी कि वो इतना रो रही थी कि वो किसी की कुछ सुन भी नहीं रही थी और रोते हुए वो यही कह रही थी, बड़ी रानी अब हमसे प्यार नहीं करती हैं आप, वो हमसे बिना मिले ही चली गई। अरे उन्होंने जाने से पहले एक बार हमें बताया भी नहीं, इवन वो हमसे एक बार मिली भी नहीं कि हम भी उनके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। कम से कम वो जाने से पहले एक बार तो मिलती, मुझे अपनी बड़ी रानी से ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर बात सुनकर प्रिया कहती है, वो लतिका बड़े तो ऐसे ही होते हैं ना, इनकी इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। अब तुम मेरे मोम डैड को ही देख लो लतिका, वो भी तो किसी भी वक्त कहीं पर भी चले जाते हैं ना। अब रिया की ये बात सुनते ही लतिका कहती है, ऐसी बात नहीं है रिया, मेरी बड़ी रानी कभी भी ऐसे नहीं जाती है, बट बड़ी रानी को एक बार हमसे मिलना तो चाहिए था ना। हमें इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि वो हमें छोड़कर चली गई यहाँ पर, बल्कि हमें इसलिए बुरा लग रहा है कि उन्हें जाने से पहले एक बार तो हमें बताना ही चाहिए था, हमसे मिलना तो चाहिए था। और बड़े मामा से भी हमें ये उम्मीद नहीं थी, वो भी हमसे बिना मिले ही चले गए हैं।
यहाँ कविनालिशा अब लतिका से कहती है क्यों, यहाँ पर कविनालिशा भी ये सारी ही चीज़ें देख रही थी और अब वो लतिका से कहती है, लतिका पहले आप प्लीज़ शांत हो जाइए, वरना अगर आप ऐसे ही रोते रहे तो अब की बार हम भी यहाँ से चले जाएंगे और आपसे बिना मिले हुए, और आप फिर यहाँ अकेले ही रह जाएंगी। अब यहाँ पर कविनालिशा की इस बात पर प्रिंसेस लतिका कहती है, आप भी चले जाइए हमें छोड़कर, जाओ सब चले जाओ। यहाँ लतिका ने ये कहा ही था कि तभी अब सभी के कानों में अब हॉर्न के बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही ये हॉर्न की आवाज़ सबके कानों में आती है तो अब यहाँ पर यहाँ कहते हैं कि लतिका देखो बुआ आ गई है, अगर तुम इस तरह से रोती रही ना तो बुआ हमारे आगरा के प्लान को कैंसिल कर देंगी। ये बात यहाँ पर लतिका को रिया कहती है और अब ये बात सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो हमें आगरा जाना है, हमें भी तो वो प्री वेडिंग की सारी ही चीज़ें हमें भी तो देखनी है, वहाँ का फोटो शूट, क्योंकि और वैसे भी मैं तो आगरा पहली बार जा रही हूँ, इसलिए नहीं मैं उसे कैंसिल नहीं करना चाहती, बट हम क्या करें रिया, हम अपनी नानी माँ को मिस कर रहे हैं। लतिका की इस बात पर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, लतिका एक काम करो, तुम पिंकी के नाना के साथ राजमहल चली जाओ, क्योंकि वो तुम्हें राजमहल छोड़ देंगे। तुम कब से रोए जा रही हो कि मान ही नहीं रही हो, अरे हम कब से आपको समझाए जा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप मान ही नहीं रही हैं। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही रिया अब अपने दोनों ही हाथों को अब अपनी कमर पर रखते हुए अब अपने भाई को घूर कर देखने लगती है कि आखिर अलेक्जेंडर ने उसकी फ्रेंड को ऐसे राजमहल में भेजने का सोचा भी कैसे। तो वहीं आर्यन अब रिया को इस तरह से जब देखता है तो अब आर्यन कहता है, मेरे भाई क्या ज़रूरत है तुझे बोलने की, अरे इन लड़कियों के बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम इनके भले के लिए भी कहते हैं तो भी देखो रिया हमें कैसे घूर कर देख रही है। आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, मैंने गलत क्या बोला है आर्यन, जब देखो तब ये लड़की रोने लगती है, अरे कोई इतना भी रोता है क्या, और वैसे भी मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अरे मेरा तो दिमाग घूम जाता है जब मैं इन लड़कियों को इतना रोता हुआ देखता हूँ। तो मम्मा को ही देख लो, यहाँ तक कि मासी को देख लो, ये दोनों कितने ही स्ट्रोंग हैं, मैंने इन्हें कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा, और एक ये लड़की हमेशा ही रोती रहती हैं, इनसे बिल्कुल अपोजिट। कई बार तो मुझे शक होता है कि सच में जहाँ मासी इतनी स्ट्रोंग है तो यहाँ लतिका ऐसे कैसे हो गई। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही प्रिंसेस लतिका कहती है, हम भी स्ट्रोंग हैं, अलेक्जेंडर आप हमें ऐसे नहीं बोल सकते हैं, और आप भूलिए मत हम राजमहल की राजकुमारी हैं और होने वाली रानी भी। यहाँ लतिका ने कहा ही था कि तभी अब रिया की नज़र सामने से आ रही अपनी दादी माँ पर जाती है, यानी कि आयशा मारवा पर, क्योंकि यहाँ पर नताशा भूमिका के साथ गुलेरिया हाउस में आ गई थी। तो उन्हें देखकर अब रिया जोर से कहती है, दादी माँ व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, आई लव इट, सच में मैंने नहीं सोचा था कि आप इस तरह से हमें सरप्राइज देंगी और आप भी यहाँ पर इस शादी में शामिल होने के लिए गुलेरिया हाउस आ जाएंगी। ये कहते हुए रिया अब दौड़कर अपनी दादी माँ के पास जाती है और अब उन्हें एक जोर का हक कर लेती है। तो यहाँ नताशा भी अब रिया को हक कर लेती है और कुछ देर तक वो रिया को ढेर सारा प्यार करती है, और उसके बाद अब वो रिया से कहती है, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी ही हो। कहते हुए यहाँ पर नताशा रिया की नाक को खींचते हुए अब उसके गाल पर किस कर देती है। तो वहीं उसके बाद अब वो आर्यन को और फिर अलेक्जेंडर को ढेर सारा प्यार करती है। इसके बाद अब यहाँ पर नताशा भूमिका से कहती है कि भूमिका वो गिफ्ट्स कहाँ है जो हम बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। हाँ, ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, यहाँ पर मेरे पास ही है ताई जी, और ये कहते हुए ही भूमिका अब सभी बच्चों के लिए गिफ्ट निकाल देती है और अब उन्हें वो गिफ्ट बारी बारी से सबको दे देती है। और ये गिफ्ट देने के बाद साथ ही वो श्रेया को भी एक गिफ्ट देते हुए कहती है, ये तीनों बच्चे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए इन छोटे बच्चों के लिए भी ये एक एक गिफ्ट। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, अरे भूमिका बड़े बच्चों का तो समझ में आता है, लेकिन ये छोटे इसकी क्या ज़रूरत थी, ये अभी गिफ्ट के जितने हुए कहाँ है। अब श्रेया की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, अरे ताई जी ने लिया है। अब रिया कहती है कि मामू अब आप मल्होत्रा हाउस में
कॉल लगा दीजिए ना कि नानी माँ और बुआ दोनों ही यहाँ पर आ जाएं। ये सुनते ही बकास कहता है ठीक है, वैसे जिसे भी जाना है वो सभी अभी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। ये सुनते ही अब लतिका कहती है मामू क्या हमारे साथ नानू नहीं चलेंगे क्या? लतिका की ये बात सुनते ही बकास गुलेरिया अब आलिशा को देखने लगता है कि आलिशा अब शायद लतिका को कोई तो जवाब दे। तो वहीं अब आलिशा बात को संभालते हुए कहती है पता नहीं लतिका वो किस काम में बिजी हैं, लेकिन हाँ वो भी बहुत ही बिजी चले हुए हैं। हमने उन्हें कॉल किया था लेकिन उन्होंने कहा है कि वो भी बिजी हैं, तो हमारे ख्याल से आप और श्रेया ही इन सभी के साथ चले जाइए। अब यहाँ पर कविना आलिशा की ये बात सुनते ही रिया कहती है हाँ वहाँ से मोम और डैड भी तो हमें ज्वाइन करेंगे ना। ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है ठीक है फिर। यहाँ श्रेया अपने फ़ोन से अब श्वेता को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब श्रेया कहती है तुम जल्दी से स्वाति आंटी के साथ मल्होत्रा हाउस से निकलो। आकाश ने लक्ष्य जी को कॉल लगा दिया है, वो आते ही होंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर इस बात पर अब श्रेया को आवाज़ आती है मैं और बुआ बस निकल ही रहे हैं। इस बात पर अब श्रेया कहती है ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। और ये सब देखकर तो अब यहाँ पर नताशा यानी कि आयशा मारवा भी कहती है मुझे भी वहाँ पर जाना है। अब इस बात पर अब भूमिका कहती है ताऊ जी तो यहाँ से चले गए हैं, आपको वहाँ पर अकेले उनकी याद तो नहीं आएगी ना, क्योंकि वो क्या है ना कि हम आगरा यानी कि ताजमहल जा रहे हैं और ताजमहल तो प्यार का प्रतीक होता है। तो मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि कभी आप वहाँ पर जाओ और आपको वहाँ पर ताऊ जी की बहुत सारी याद आए। अब देख लो ताई जी। अब यहाँ पर भूमिका ने ये कहा ही था कि तभी भूमिका की इस बात पर अब नताशा अपने मन में ही सोचती है अगर तुम्हारे ताऊ जी यहाँ से गए नहीं होते ना तो मेरी धड़कन ही बढ़ती रहती। अरे उसी से तो मुझे डर लग रहा था, वो तो अच्छा हुआ मेरा प्लान काम कर गया और वो यहाँ से चले गए। यहाँ नताशा कुछ देर तक ऐसे ही सोचने लगती है और काफ़ी देर सोचने के बाद अब वो कहती है ठीक है फिर मुझे साउथ दिल्ली छोड़ देना, अगर तुम लोग मुझे वहाँ पर लेकर नहीं जा रहे हो तो वहाँ से मैं अनिका और रोहित को कॉल लगा लूँगी जब मुझे मारवा हाउस जाना होगा। ये सुनते ही अब रिया नताशा के हाथ को पकड़ कर कहती है ओफो बुआ, अगर दादी माँ को हमारे साथ चलना है तो उन्हें चलने दीजिए ना, आप उन्हें ऐसे मना क्यों कर रहे हैं? देखिए उनका कितना मन था, वो तो खुद हमारे साथ चलना चाहती थी। अब उसकी इस बात पर अब नताशा कहती है नहीं बेटा वो क्या है ना कि मैं रहने